अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। जो आज का टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझा हुआ है सही से, एपी यानी जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो फिर आपको इसमें जो है ना ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रोसीजर सारा वही है। बस कुछ हमारे पास टर्म्स चेंज है, कुछ नोटेशन चेंज है, थोड़ा सा इसमें वहां पे कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रेशो होती है, ठीक है। जहां से आपको ना समझ आए आप मुझे जो है अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे स्टॉप कर दीजिएगा, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस in which every term is obtained by multiplying some non-zero numbers to the preceding term। यानी कि हमारे पास, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी, आपको इससे ज्यादा ये डेफिनेशन क्लियर होगी। ये क्या क्या रहा है कि हम ये कह रहा है कि हमारे पास जो पिछली टर्म है उसके अंदर हमको एक फिक्स नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म लिखी हुई है, जैसे मैं सपोज करती हूँ ये 2 लिखा है, 4 लिखा है, इसके बाद 8 लिखा है, कि अगर मैं 2 के अंदर कोई एक फिक्स नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तब मुझे 4 मिलेगा। 4 के अंदर मैं कोई ऐसा फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 8 मिलेगा। मुझे नजर आ रहा है कि वो फिक्स नंबर कौन सा हो सकता है? वो फिक्स नंबर 2 ही होगा। 2 के अंदर 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 आ जाएगा। 4 के अंदर 4 के अंदर 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सी प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग सम नॉन जीरो नंबर्स टू द प्रीसीडिंग टर्म। अब इसकी हम लोग एग्जांपल्स करूंगी तो आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इससे पहले जरा मैं आपको दूसरी जो डेफिनेशन की तरफ भी चलती हूँ। आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? आगे हमारे पास लिखा हुआ है द फिक्स नॉन जीरो नंबर इज कॉमन रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म। यानी जो फिक्स नॉन जीरो नंबर है जो हम ऐड कर रहे थे 248 में, वो हमारे पास क्या था? वो हमारे पास था कॉमन रेशियो। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान कॉमन रेशियो थी जिसको हमने फिक्स नंबर कहा था। अच्छा, अब मैं ये देखे कॉमन रेशियो से क्या मुराद है, रेशियो से क्या मुराद है। रेशियो यानी कि आपने डिवाइड करना है इसलिए नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल इधर लिखी थी ना, 2 4 8 16, जैसे ये जो भी अगर ये सीक्वेंस है तो हमारे पास कॉमन रेशियो कंसेक्टिव टर्म्स क्या होती हैं? जो साथ साथ होती हैं। जैसे 2 4 एक कंसेक्टिव टर्म है, 4 8 हमारे पास एक कंसेक्टिव टर्म है, 8 16 हमारे पास एक कंसेक्टिव टर्म है। तो ये सारी हमारे पास, ये हमारे पास 2 और 8, अगर आप लोग कहें कि 2 और 8 कंसेक्टिव टर्म्स है कि नहीं, हमारे पास कंसेक्टिव टर्म नहीं है, क्योंकि 2 और 8 के दरमियान हमारे पास गैप आ रहा है, एक नंबर आ रहा है 4। अब कंसेक्टिव टर्म्स की हमने कहा कि रेशियो निकालनी है। रेशियो कैसे निकालनी है? 4 को अगर डिवाइड करो 2 पे तो 2 आ जाता है, ठीक है। 8 को डिवाइड करें 4 पे तो देखोगे 2 आ रहा है। यानी आपको समझ आ रहा है कि हमारे पास जो फिक्स नंबर है वो कॉमन रेशियो है टू कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान। हम लोग 2 के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, 4 आता है, वो 4 आ रहा था ना हमारा। हमने कहा था जो फिक्स नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है। तो फिक्स नंबर हमारे पास एक्चुअली रेशियो है, इज अ कॉमन रेशियो ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो रेशियो निकल रही है वो हमारे पास फिक्स टर्म है, फिक्स नंबर है। अब कॉमन रेशियो को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कॉमन रेशियो को हम डिनोट करते हैं बाय आर। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी तक आपको इसकी डेफिनेशन पे मैंने आपको डेफिनेशन की एक्सप्लेन कर दी। इसकी एक अदर डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो आपने अभी टेंशन नहीं लेनी कि अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही चीजें तो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पे जी। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है? अनदर डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द रेशियो बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम। अब देखो एक ही बात है, ये देखिए डेफिनेशन दो तरह से लिखी हुई है लेकिन क्या है, एक ही चीज रही है। ये देखिए यहाँ पे है कि एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास एवरी बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स कॉमन रेशियो से, यानी रेशियो सेम हो, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दौरान जो रेशियो निकले वो सेम है। या आप इसको ये पहले आपको डेफिनेशन बताई थी, आप उस तरह से भी देख सकते हो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग सम नॉन जीरो नंबर्स टू द प्रीसीडिंग। यानी कि एक नॉन जीरो नंबर हम हर पिछली टर्म में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो अगली टर्म आती जा रही है। या आप उसको उस तरह भी समझ सकते हो या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास रेशियो सेम आती है बिटवीन एवरी टू कंसेक्टिव टर्म्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल लेते हैं तो उससे आपको जो है अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। जी, तो जैसे ये एग्जांपल है मेरे पास 1/6, 1/3, 2/3, ये मैंने एक सीक्वेंस लिया हुआ है। अब आप लोग जरा देखें, आप 1/6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1/3 आए? कोई मुझे बता सकता है कि मैं 1/6 में कुछ मल्टीप्लाई एक ऐसा फिक्स नंबर करूं कि 1/3 आए, फिर 1/3 में भी मैं वही वाला नंबर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 2/3 आ जाए?
बता सकता है कोई तो बताए। हाँ जी क्लास बताएं। 2 के साथ करेंगे मैम। अगर 1/6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल ठीक कहा है। किसने कहा है? दानियाल आपने कहा है। देखो जी, वन जी मैम। को मैम मल्टीप्लाई, 2 से करें तो हो जाएगा। हाँ जी 2 से करें तो 1/3 आ जाता है। ठीक है, अब दोबारा 1/3 है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो देखो दूसरी टर्म आ गई 2/3। ठीक है, अब आपको समझ आ रही पहली डेफिनेशन। अब हम दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन में हमें ये कहा था ना कि हमारे पास कॉमन रेशियो सेम है। ठीक है, हम उस डेफिनेशन के मुताबिक भी देखते हैं। अब कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? इसको पकड़ो जी, इससे डिवाइड कर दो। 1/3 को जी हमने डिवाइड किया 1/6 से, ये आ गई हमारे पास 1/3, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2/3 है जी, इसको डिवाइड करो जी 1/3 से। 2/3 है, इसको जब डिवाइड किया 1/3 से, यानी इन अदर वर्ड्स मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये भी आंसर 2 आ गया। यानी देखिए कॉमन रेशियो हमारे पास सेम आ रही है, यानी जो रेशियो निकाल रही हूँ बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स वो सेम आ रही है। अब आपको डेफिनेशन क्लियर हुई कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन हम दोनों तरह से देख सकते हैं। कॉमन रेशियो के लिए ऐसे भी देख सकते हैं, या हम लोग देख सके कि हमारे पास प्रीसीडिंग टर्म में एक हमारे पास एक ऐसा फिक्स नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। ठीक है, दोनों तरह से आप लोग देख सकते हैं, दोनों तरह से हम लोग उसको देख सकते हैं कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। तो आप जो है ना, आपका कोई भी सीक्वेंस गिवन होगा और हमने उसको चेक कर लेना है। हम चेक करेंगे कि रेशियो सेम आ रही है तो ठीक है जी भाई, वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब एक और एग्जांपल देखिए जरा। ये एग्जांपल देखें जी, 2 4 8 16 32 64 अप टू 100। ठीक है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में बताएं जी हमारे पास कौन सा फिक्स नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बाकी टर्म्स भी आ जाएंगी। मैम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें सॉरी हमारे पास जो फिक्स नंबर होगा, फिक्स नंबर को सॉरी हम आर कहते हैं, मैंने यहाँ पे डी लिख दिया। फिक्स नंबर है हमारे पास आर, वो हमारे पास 2 होगा। ठीक है, 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई करें, देखो 4 आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा। 8 को 2 से 16 आ जाएगा। 16 को 2 से 32 आ गया। 32 यानी फिक्स नंबर हमारे पास, यानी अब आर। अगर हम दूसरे वे से देखें, इसकी रेशियो निकाल के देख लेते हैं कि क्या कंसेक्टिव टर्म्स की जो रेशियो है वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, मैं 4 को डिवाइड कर लिया मैंने 2 पे, मेरा आंसर आ गया 2। अब मैं 8 को डिवाइड करती हूँ। हमेशा हमने जो है ना वो नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करना है। ठीक है ना, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है उसको प्रीवियस टर्म से डिवाइड करके रेशियो देखनी है। और ये चीज आपने याद रखनी है, हमेशा कंसेक्टिव टर्म्स की रेशियो हम लोग देख रहे हैं। कंसेक्टिव टर्म्स की जो साथ साथ होंगी जुड़ी हुई, उनकी हम लोग रेशियो देखते हैं। 8 को डिवाइड किया 4 से तो देखिए जी 2 आ गया। 32 को डिवाइड किया जी 16 से तो देखो हमें समझ आ रही है कि हमारे पास कॉमन रेशियो निकल रही है। ठीक है, बिटवीन एवरी टू कंसेक्टिव टर्म्स हमारे पास जो आर आ रहा है, आर की वैल्यू 2 आ रही है। आपने दोनों तरह से जो है ना वो दोनों डेफिनेशन के मुताबिक आपने देख लिया और आपको पता चल गया है जी भाई कि ये हमारे पास सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आप सिर्फ कॉमन रेशियो ही चेक कर लें, वो भी इनफ है। आप लोगों ने कॉमन रेशियो निकाल के देख लिए कि सेम रेशियो निकाल के देख लिए कि सेम आ रही है, तो इसका मतलब वो कौन सा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आप कह लें। उसके बाद अब देखें, अब मैं ना जरा मैथमेटिकली इसकी टर्म्स की फॉर्म में, इसको जनरल फॉर्म में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि ये हमारे पास कोई भी अगर ये सीक्वेंस लिखा हुआ है A1 A2 A3 A4 और ये आगे 3 डॉट लगा देते हैं जी, 3 डॉट लगा दिया तो सो। ठीक है, ये सीक्वेंस चलता जा रहा है जिसकी पहली टर्म A1 है, दूसरी टर्म A2 है, तीसरी टर्म A3 है और चौथी टर्म A4 है। ठीक है, अब A1 को मैं एज इट इज रहने देती हूँ। अब मुझे पता है A2 मेरे पास, अगर मैं कह रही हूँ कि ये सीक्वेंस किस में है, अगर ये सीक्वेंस मैं कह रही हूँ कि ये सीक्वेंस जीपी में है। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस जीपी में है तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास सेकंड टर्म कैसे आएगी कि पहली टर्म में मैं कोई फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास सेकंड टर्म आएगी। ठीक है, आपको पता, आप लेट कर लेते हो कि आपके आर वो फिक्स टर्म है जो मल्टीप्लाई करने से मुझे सेकंड टर्म मिलती है। अब मैं इस टर्म को आर से मल्टीप्लाई करती हूँ। ये देखिए, मैं इस टर्म को आर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास सेकंड टर्म आ गई। ठीक है, अब मुझे पता है थर्ड टर्म मुझे कैसे मिलेगी। मुझे ये पता है कि जो थर्ड टर्म है, मैं A2 को मल्टीप्लाई करूंगी आर के साथ तो मेरे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। ठीक है जी, A3 का मैंने फॉर्मूला ऐसे लिख लिया कि A2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी आर के साथ तो A3 आ जाएगा। अब मुझे A4 भी पता है कि मैं A4 कैसे निकाल सकती हूँ। A4 निकालने के लिए मैं A3 को मल्टीप्लाई करूंगी उसी आर के साथ जो हमने फिक्स नंबर लिया हुआ है, तो मेरे पास A4 आ जाएगा। तो देखिए A4 को मैंने लिख लिया A3 मल्टीप्लाई बाय आर। अब आप लोग जरा ध्यान से देखें यहाँ पे, अब A3 तो है, उसका उसका हमारे पास मैंने फॉर्मूला लिखा है A2 मल्टीप्लाई बाय आर, यानी A2 को मल्टीप्लाई करूंगी आर से तो A3 आ जाएगा। लेकिन मैंने A2 का, मेरे पास ऊपर भी तो एक अलग फॉर्मूला है ना। A2 कैसे आता है हमारे पास?
A1 को मल्टीप्लाई करने से R से। तो क्या मैं यहाँ पे A2 की जगह मैं यही ऊपर वाला पुट कर सकती हूँ ना, क्योंकि ये भी तो A2 के इक्वल ही है ना। तो मैं A2 की जगह यहाँ A1R पुट कर लिया, ठीक है। A2 की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, A1R, और ये R जो था वो एज इट इज ही आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया A1R स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली A4 जो था उसका मैंने फॉर्मूला लिखा था कि A3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी R के साथ तो मेरे पास A4 आएगा। अब मैं A3 की जगह भी तो मैं ये चीज लिख सकती हूँ, A1R स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए, ये A1R स्क्वायर मैं A3 की जगह लिख सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। A3 की जगह देखिए मैंने A1R स्क्वायर पुट कर दिया, R मेरे पास एज इट इज ही वो इधर आ गया, ठीक है। A3 की वैल्यू देखिए मैंने इधर पुट कर दी A1R स्क्वायर की फॉर्म में, मेरे पास A1R3 आ गया। असल में ना मैं जितनी भी टर्म्स है ना A1 A2 A3 A4 जितनी भी टर्म्स है मैं उसको A1 और R की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो कि A2 को भी A1R में थी, A3 भी मैंने देखो A1R में फॉर्म में लिख दी, A4 भी मैंने A1 और R की फॉर्म में लिख दी, A5 भी देखिए मैं A1R की फॉर्म में ला रही हूँ। मैं इसको ना खोलते जा रही हूँ, टर्म्स को खोलते खोलते मैं A1 और सिर्फ R की फॉर्म में लिख रही हूँ। जैसे कि मेरे पास A5 है, A5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, A4R, यानी प्रीवियस टर्म में R से मल्टीप्लाई करके प्रीवियस टर्म A4 यानी फोर्थ टर्म में बनती है ना। अब A4 की जगह मैं लिख सकती हूँ A1R3। अब मैंने A4 की जगह A1R3 पुट कर दिया और साथ मेरे पास क्या है जी, R है, तो मेरे पास ये मल्टीप्लाई होके मेरे पास आ गया A1R4। यानी हमें एक पैटर्न समझ आ रहा है। अब पैटर्न जरा ध्यान से देखिए, हमें पैटर्न क्या समझ आ रहा है। पैटर्न हमें ये समझ आ रहा है कि जो इंडेक्स यहाँ पे होगा ना उससे एक कम पावर R की होगी, जो इंडेक्स यहाँ पे होगा उससे एक कम पावर होगी R की यहाँ पे। यानी यहाँ पे अगर A4 है तो R की पावर 3 आएगी, अगर इंडेक्स यहाँ पे A5 है तो R की पावर उससे एक कम आएगी, ठीक है। इस पैटर्न को हमने फॉलो किया और इस पैटर्न से जो है ना हमें क्या हो गया, हमें इस पैटर्न से समझ आ गया कि हमने nth टर्म कैसे लिखनी है। ये देखिए nth टर्म जो है ना मैंने लिख दी A1R। यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मुझे लिखना था A1R n-1, n-1 R है तो R n-1, क्योंकि जो इंडेक्स यहाँ पे होगा उससे एक कम इंडेक्स यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, आ जाएगा Rn-1, ठीक है। एक मिनट मैं दोबारा से इसको लिख देती हूँ। यहीं से लिख देती हूँ, ठीक है जी। ये आना है n-1, ठीक है, A1R n-1। अब आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी टर्म्स थी ना मैंने सारी की सारी वो कन्वर्ट कर दी है A1 और R में। ये देखिए, ये देखें A2 भी A1R में होगी, A3 भी A1R स्क्वायर में आ गई, A4 भी A1R3 में, यानी A1 और R में, A1 और R में हर टर्म हमने कन्वर्ट कर दिया। बाद आपने यही आपने याद रखना है, हर टर्म आपने याद रखना है, हर टर्म का फॉर्मूला कि जो A2 होगा उसको हम उसकी जगह लिखेंगे A1R, A3 होगा उसकी जगह हम लिख सकते हैं A1R स्क्वायर, A4 होगा तो A1R3, यानी जो इंडेक्स इधर होगा उससे एक जो है ना वो कम पावर आ जाएगी R की, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। ए nth टर्म, अगर आपको ए nth टर्म आ गई है ना तो आपको जो है इजीली जो है आप सारी की सारी टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि ए एन है, ए एन इज इक्वल टू A1R की पावर n-1 है। अब ये देखें जरा, मैं इस जो है ना A1 से मैं इस an से बाकी टर्म वैल्यूज भी निकाल सकती हूँ। अगर आप मुझे कि A7 निकालो, मैं n की जगह यहाँ पे 7 पुट कर दूंगी, और ये देखें A1 है R की पावर 7-1, यानी मेरे पास आ जाएगा A1R6, यानी वही चीज आ गई ना, जो इंडेक्स इधर है उससे एक कम इंडेक्स मेरे पास इधर आ गया, ठीक है। बस आपने ये चीज याद रख लेनी है। nth टर्म भी आपने nth टर्म का फॉर्मूला याद रखना है कि nth टर्म का फॉर्मूला है A1R रेज़ टू द पावर n-1, ठीक है। तो ये देखें जरा, ये मैंने ना सारी अब A1 और R की फॉर्म में ये सारी टर्म्स लिख ली हैं। A1 पहली टर्म एज इट इज, A2 सेकंड टर्म ये आ गई, थर्ड टर्म ये आ गई, फोर्थ टर्म ये आ गई, और इस तरह nth टर्म ये आ गई हमारे पास। जी, अब हम एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी तक हमने जो है वो nth टर्म देखी है जीपी की, और हमें पता चल गया कि हम किसी भी टर्म को कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है हमें आइडिया हो गया, ठीक है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ जीपी इफ फर्स्ट टर्म हमें गिवन है और कॉमन रेशियो हमें गिवन, ठीक है। फर्स्ट टर्म भी हमारे पास गिवन है और कॉमन रेशियो भी हमारे पास गिवन है। कॉमन रेशियो को हमें पता है, हम आर से डिनोट करते हैं, और फर्स्ट टर्म यानी A1 हमारे पास गिवन है 1/128, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म का हमारे पास फॉर्मूला है
मैंने आपको बताया था ना, जो इंडेक्स इधर होता है उससे एक कम पावर हमारे पास होती है आर की। तो ये देखिए जी, A10 हमारे पास क्या आ गया, A10 इज इक्वल टू A1 R रेज़ टू द पावर 9। ठीक है, यानी अगर आपको ए nth टर्म का फॉर्मूला पता है उससे भी ये 10th टर्म निकाल सकते हैं। आपको ये nth टर्म का फॉर्मूला पता है, आप n की जगह 10 पुट कर लो, ये आ गया A1 R 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू A1 R 9। यानी एक तरह से आपने वैसे ही याद कर लिया कि जो इंडेक्स इधर होगा उसे एक कम पावर आर की होगी, तो बस आपका जो है ना वो काम आसान हो गया। अब इसके बाद देखिए A1 हमारे पास गिवन था, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे A1 इज इक्वल टू 1/128। और एक मिनट के जरा मैं इसकी एनोटेशन लगा। ठीक है, A1 128 है, R हमारे पास 2 है, A10 की वैल्यू A1 की जगह उसकी वैल्यू पुट की, R की जगह उसकी वैल्यू पुट की, 2 की पावर n होता है 9 होता है, 512 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे आपको आंसर 4 ही आएगा। 128 पे ये आप जब सिंप्लीफाई करें तो आपको नजर आ जाएगा कि इसका आंसर हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास आ गया ए 10th टर्म। देखिए कितना आसान है, अगर हमें जनरल टर्म पता चल गया है, हमें टर्म्स का फार्मूला पता है, हमें फर्स्ट टर्म दे दिया है और इन्होंने हमें रेशो दे दिया है, कॉमन रेशो, तो हमारे लिए कोई भी टर्म निकालना मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन आ जाए कि A20th टर्म निकालना है, तो A20th टर्म आप कैसे निकालेंगे, A1 और R इसको कह देंगे आप R की पावर 19 कह देंगे, क्योंकि एक नंबर कम ही होता है ना। अब A1 आपको गिवन है, R आपको गिवन है, ठीक है, A1 हमारे पास गिवन है और R हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू गिवन है, और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।